हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली 3 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है: काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। एंड देन वी विल स्टडी द मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो हम सिंगल पार्टिकल की जो है मोशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके मैकेनिक्स की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रही है तो उसके मोशन को स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। और मैकेनिक्स में आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन। इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी क्या है, आपकी मैकेनिक्स के अंदर आती है। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरह का मैकेनिक्स का ही पार्ट है जो किसके साथ डील करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन को हमें स्टडी करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। यानी एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, इन सब की मुझे स्टडी करनी है। तो वो हम किसके अंदर करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स ज़्यादातर जो है किसके लिए यूज़ होती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो है हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी मैक्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जिनको आप देख सकते हो नेक्ड आई से। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो उनकी अगर मुझे स्टडी करनी है, उसकी मोशन की स्टडी करनी है, उसकी फोर्स और उनकी फोर्स की रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है, तो वो हम किसके अंदर निकालेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर निकालेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लो किसी बॉल है, किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया एंड दैट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी। तो इसकी अगर मुझे स्टडी करनी है तो वो हम किसके अंदर करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हो उन सभी की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉबैक क्या निकल के आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिनको आप नहीं देख सकते, जैसे कि एटम्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है मान लो किसी एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं ये भी तो मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्टडी हम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं कर सकते। यानी कि अगर मुझे किसी एटम के मोशन की बात करनी है तो उसके लिए जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज नहीं लगते। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख सकते हो। उसके बाद है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है: काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो सबसे पहले आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर वो सारे पॉसिबल मोशंस जिनके अंदर हम जो है एक्सटर्नल फोर्स का, यानी कि जो भी फोर्स उन ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या करें, इग्नोर कर दें, उनका रेफरेंस ना लें और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशंस को हम स्टडी करें, तो वो किसके अंदर आता है, आपका काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। मान लो कोई भी चीज़ है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही हो तो इसके ऊपर क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। तो हम जितने भी तरह के पॉसिबल मोशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से भी मूव कर सकती है, ट्रांसलेशन में भी मूव कर सकती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर सकती है। ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर सकती है, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट भी कर सकती है वाइल मूविंग। तो उस केस में जो है जितने भी पॉसिबल मोशन हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। पर इसके अंदर जो है हम किसकी स्टडी नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि इसके ऊपर कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। यानी कि हम इसके ऊपर जो है मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसका इम्पैक्ट हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन जो है वो शो कर सकती है, ठीक है ना। ये जितने भी पॉसिबल मोशंस को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, विदाउट रेफरेंस टू एनी एजेंसी दैट कॉजेज दैट मोशन, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका हमें नहीं मतलब, हमें क्या है, सिर्फ इसके पॉसिबल मोशंस को हमें स्टडी करना है। एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना हुआ है तो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज़ कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आपको पता है अर्थ जो है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये जो है बेसिकली किसके अंदर आ जाता है, आपका काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है। गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो गैलीलियो ने लॉ क्या दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ठीक है ना। मान लो बॉल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बॉल और फैदर को इकट्ठा गिराया, ठीक है ना, तो इकट्ठा फॉल करवाया, तो उन्होंने देखा कि अगर हम सारी की सारी जो है एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, बॉल को आप नीचे गिरोगे किसी सम हाइट से और फैदर को भी अगर आप नीचे गिरते हो, पंख को, तो दोनों का मास डिफरेंट है, ठीक है ना। पर अगर आप इसके ऊपर कोई भी, बहुत सारी फोर्सेस लग सकती हैं, क्योंकि नीचे से इसके ऊपर जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है एयर के थ्रू, तो हम यहाँ पे ये सारी जो फोर्सेस लग रही हैं इसको हम रिमूव कर दें और सिर्फ जो है इसके मोशन को स्टडी करें, तो वो आपके अंदर किसके अंदर आएगा, काइनेमेटिक्स में। और आपको पता है जब इसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में आप परफॉर्म करोगे तो बॉल और फैदर इकट्ठे ही जो है क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सेम टाइम पे ग्राउंड पे आएंगे। सो ये जो है मोशन जो है आपका किसके अंदर आएगा, काइनेमेटिक्स में, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट हम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक्स। सो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, अब पहले हमने क्या किया था, वो सारे मोशन की हम स्टडी कर रहे थे विदाउट द रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो यहाँ पे हम जो है डायनेमिक्स में वो सारे ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं और उसके साथ जो है उन सारी फोर्सेस की भी हम स्टडी करते हैं जो कि एक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मूव कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, तो उसकी स्टडी भी जो है हम किसके अंदर करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। सो बेसिकली कंसेप्ट जो था फोर्स का वो डायनेमिक्स से आया था कि ऑब्जेक्ट तो मूव कर रही है और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, क्या उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसकी स्टडी भी हम किसके अंदर करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। सो फोर्सेस का कंसेप्ट, आपने कहा ना कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, पहले हमें मतलब नहीं था ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, ठीक है ना, हम मानते थे कि कोई फोर्स नहीं लग रही, पर जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स का भी इम्पैक्ट लेते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका डायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं कि मान लो आपने किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाया, मान लो मेरे पास एक बुक है, ये जो है टेबल के ऊपर रेस्ट पे, ठीक है, लेकिन क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बुक ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, जो इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है, और मैं इसके ऊपर अगर मान लो फोर्स लगा रही हूँ, मैं भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो बहुत सारी फोर्सेस इस बुक के ऊपर एक्ट कर रही हैं, बट इसकी वजह से भी जो है ये बुक जो है वो मूव नहीं कर रही है। यानी कि जो नेट फोर्सेस है जो इस बुक के ऊपर लग रही हैं, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्सेस हमारी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, जिसकी वजह से कोई भी मोशन ना हो, तो वो किसके अंदर आता है, आपका स्टैटिक्स के अंदर आता है। सो स्टैटिक्स क्या है, बेसिकली स्टैटिक्स वही है कि इसके अंदर जो है हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को स्टडी करते हैं जिनकी वजह से कोई भी मोशन नहीं होता सिस्टम में, और हम क्या देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और आप ये भी कह सकते हो कि नेट जो फोर्सेस लग रही हैं वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। तो आपने देख लिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आता है। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स किसके साथ डील कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील कर रहा है, उसकी मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो अब हम जो है सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो हम एक पार्टिकल लेंगे, पहले हम वन पार्टिकल की हम क्या करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पार्टिकल के मोशन की। अब देखो बच्चे कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे अगर मोशन स्टडी करना है, तो इन दैट केस मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस ले लेती हूँ। तो ये मान लो मेरा ये ओरिजिन है, ठीक है ना, मैंने ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए एक्स वाई जेड, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नोट करोगे तो आपको जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बात ये है कि ये जो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितनी हाइट पे है, ठीक है ना, और कितनी हाइट पे है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो ये सारी हमें जो है एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए। तो यानी कि इस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, इस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, और डाउनवर्ड हाइट कितनी है, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने एक रेफरेंस बता दिया कि एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक पार्टिकल ले रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास मान लो m है, दैट इज़ मूविंग विद अलॉन्ग दिस कर्व, ठीक है ना, इस कर्व के अलॉन्ग जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आप अपने कॉर्नर ले लो वॉल का, ठीक है ना, कॉर्नर से एक्स वाई जेड बना लो आप अपने कोऑर्डिनेट्स, और वहाँ से देखो कि कोई भी मतलब इंसेक्ट जो है वो
एक इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया m एंड दैट इज़ मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व, ठीक है। अब किसी टाइम इंस्टेंट टाइम t पे वो मान लो किसी भी टाइम t पे वो जो है a पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है ना। वो मूव कर रहा है, मान लो यूँ मूव कर रहा है, तो किसी टाइम t पे, ठीक है ना, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे वो मान लो किसी a पॉइंट पे आ जाता है। अब मुझे a पॉइंट से मुझे जो है इसकी अगर पोजीशन बतानी है a पॉइंट से, तो मैं रेफरेंस ओरिजिन से क्या ड्रॉ करूँगी, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी। तो अगर जब मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी जिसको मैं नाम दूँगी r वेक्टर, तो ओरिजिन से जब मैं जो है r वेक्टर ड्रॉ करूँगी तो मुझे इस पॉइंट पे उस पार्टिकल की पोजीशन पता लग जाएगी। सो पोजीशन जो है पता लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने किसी t टाइम पे जो है हमने पार्टिकल की पोजीशन बता दी, वो a पोजीशन पे है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r। अब इसी टाइम t इंस्टेंट टाइम t पे जो है उसने जो वेलोसिटी होगी जो पार्टिकल की, वो हमने क्या ले ली, v वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज़ इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्यों कहते हैं कि देखो बच्चे वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, बट हम किसी इंस्टेंट t टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो है उसका पोजीशन क्या है, r वेक्टर है, और उस पॉइंट पे जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दैट इज़ गिवन बाय v वेक्टर। और v वेक्टर क्या होगा बेसिकली, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे dr वेक्टर बाय में dt, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो r पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई, dr बाय में dt। सो मान लो यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट लेती हूँ, 1 और 2 पॉइंट मैं डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल मूव किया होगा तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये जो पार्टिकल है उसने जो है 1 से 2 में जो है जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ठीक है ना, उसकी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस, ठीक है ना। सो मान लो किसी डेल्टा टी टाइम पे जो है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की 1 से 2 हुई है, ठीक है ना। पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस। और स्मॉल टाइम के लिए तो हमने टाइम क्या लिया है, डेल्टा टी। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। सो जब पॉइंट 1 पे था पार्टिकल, तो उसका अगर मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो दैट इज़ गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r1, और अगर मुझे सेकंड पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो दैट इज़ गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r2। सो r2 पोजीशन से मैं ये बता सकती हूँ कि पार्टिकल जो है सेकंड पॉइंट पे था। जो बच्चे r पोजीशन वेक्टर दैट इज़ बेसिकली व्हाट, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके क्या होंगे, ए पॉइंट पे, और x1 y1 z1 इसकी पोजीशन हमें कैसे मिलेगी। अगर मैं आपको ग्राफिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 3 1 प्लॉट करो, तो आप ऐसे ही प्लॉट करोगे ना कि x के लिए 5 पे है, y पे वो 3 पे एंड z पे 1 पे। ऐसे ही r1 जो है पोजीशन, अगर वो 1 पॉइंट पे है तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज़ r1, यानी कि x1 y1 z1, ठीक है ना, इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x1 y1 एंड z1, ठीक है। सो यहाँ पे 1 पॉइंट पे है तो इसकी पोजीशन क्या है, दैट इज़ गिवन बाय r1 वेक्टर, और सेकंड पॉइंट पे है तो उसकी पोजीशन दैट इज़ गिवन बाय r2 वेक्टर, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अगर मैं डेल्टा एस की अगर मैं बात करूँ तो आपने ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने +2 क्लास में। सो डेल्टा एस इज बेसिकली व्हाट, r2 माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। इसको आप चाहो तो डेल्टा आर भी कह सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली डेल्टा आर वेक्टर। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी इस पॉइंट पे, तो अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखूँ तो इन दैट केस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, यहाँ पे जो लिमिट क्या हो जाएगी कि हमने जो टाइम लिया दैट इज़ वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है, डेल्टा टी जो है किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। सो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर मुझे जो है क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे इस पॉइंट के लिए लिखनी है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एस है, तो वो क्या हो जाएगी, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि डेल्टा टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू 0, दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विथ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल इंटरवल टाइम हमने क्या लिया था, डेल्टा टी। तो इसी इक्वेशन नंबर आप 3 कह लो। सो आप ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करो, यूज़ इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का यूज़ करो। सो वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय में डी टी है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी
दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब मैं डेल्टा इसको R2 माइनस R1 वेक्टर भी लिख सकती हूँ और क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा R बाय में डेल्टा टी। एंड यू कैन राइट इट ऑल्सो एज, ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज डी एस बाय में डी टी। और आप इसको, इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डी आर बाय में डी टी। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, डी एस बाय में डी टी एंड डी आर बाय में डी टी। तो आप ये कह सकते हो, अगर मुझे इस पार्टिकल की, अगर मुझे वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एस वेक्टर। एंड इसकी जो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या है, बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ टेंजेंट टू दिस पाथ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगी इस पाथ पे, तो वो जो है आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। सो यहाँ तक आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली कि वेलोसिटी जो है वो सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी दैट कम्स आउट टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एस वेक्टर, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज टेंजेंट टू दिस पाथ। अगर ये जो पाथ है, ये जो इसने इतना पाथ ट्रेवल किया है, इसके अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो दैट विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है ना, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अब यहाँ से मैं जो है एक टर्म डिफाइन करने वाली हूँ, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से हम जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है, सो यहाँ से हम जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लीनियर मोमेंटम इज़ गिवन बाय पी वेक्टर एंड दैट इज़ बेसिकली, क्योंकि जो पार्टिकल है उसका मास हमें पता है दैट इज़ एम, तो एम को अगर मैं वी से वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का मुझे लीनियर मोमेंटम मिल गया, वो किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी। सो नाउ वी विल स्टडी द मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी हम मोशन की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इम्पैक्ट को हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मैकेनिक्स कहलाता है। तो अभी यहाँ पे जो हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया था उसके ऊपर अभी हमने फोर्स नहीं स्टडी करी। तो अब आपको पता है कि जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो है बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अगर मैं जितनी भी नेट फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं सिंगल पार्टिकल के ऊपर, वो मैंने मान ली कि दैट इज़ इक्वल टू टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम। सो टोटल फोर्स जो भी लग रही है वो हमने कंसीडर कर ली। सो नाउ मुझे अगर मैकेनिक्स की स्टडी करनी है, यानी कि फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो ये जो मैकेनिक्स है दैट इज़ बेसिकली कंटेंट इन द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें फोर्स की स्टडी करनी है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, सो दैट इज़ गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स लगती है, यानी कि मान लो ये जो टोटल फोर्स जो लग रही है पार्टिकल के ऊपर, दैट इज़ एफ एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप कह सकते हो कि एफ जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वट, डी पी वैक्टर बाय में डी टी। तो यहाँ पे जो है डी बाय में डी टी दैट इज़ इक्वल्स टू वट, एम वी वैक्टर। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एम इज़ कॉन्स्टेंट, एम इज़ बेसिकली क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, तो क्या लिखा जा सकता है, डी वी बाई डी टी लिख सकती हूँ। एम बाहर आ गया डेरिवेटिव से, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है कि जिस टाइम से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। सो डी वी बाई डी टी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि डी बाय में डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाय में डी टी, क्योंकि डी वी बाय में डी टी वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी और इनटू डी बाय में डी टी, ठीक है ना, ये एज इट इज़। सो इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको हम किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, एम इंटू डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसे इक्वेशन नंबर आप मान लो फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या थी, डी पी बाई डी टी थी, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से क्या आई है, यहाँ पे फोर्स हमारे पास निकल के दैट कम्स आउट टू बी एम इंटू डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ गई आपकी फोर्स, और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एक्सेलरेशन। तो हम ये जो है आपकी क्या कहलाती है, ये तीनों इक्वेशन को मैं इकट्ठी रख रही हूँ कि फोर्स इज नथिंग बट एम इंटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर। तो दोनों सबको मैं इकट्ठे लिख देती हूँ एक ही फॉर्म में, ये सारी इक्वल ही हैं। तो यहाँ से आपको दिस इज़ नथिंग बट दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ
मोशन ऑफ पार्टिकल। तो आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये आप ये भी कह सकते हो दैट इज़ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ की क्या हमारे पास निकल के आई, डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चे इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि असलरेशन क्या थी, दैट इज़ नथिंग बट dv बाय में dt, ठीक है। थोड़ा और क्लियर करने के लिए, सो वेलोसिटी इज नथिंग बट dr बाय में dt, ये आपने निकाला ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dr बाय में dt आप सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो d बाय में dt इंटू dr वेक्टर बाय में dt, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ dr स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर। सो फोर्स एक तो यहाँ पे भी निकल के आई, और फोर्स हमारे पास क्या निकल के आ रही है, ma। तो ये जो है आपकी क्या कहलाती है कि जो भी पार्टिकल है जिस मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, टोटल जो फोर्स है, नेट जिसको हम फोर्स कह सकते हैं, वो क्या है आपकी, दैट इज़ गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। एंड ये जो इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, और आप ये भी कह सकते हो दैट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सो अभी तक आप सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ को लिखते थे, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या ज़्यादा